इस वक्त रात का 1 बज रहा है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि मैं इस वक्त क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो। एंड ये एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मुझे रेडिट पे मिली थी। अगर आप भी मेरे साथ ऐसी क्रीपी या हॉरिफाइंग स्टोरीज या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उनमें से एक था जो मानते थे कि रेड रूम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे लगता था कि ये सब इंटरनेट की एक मिथ है, लोगों की बनाई हुई बातें हैं। लेकिन मैं गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। रेड रूम्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और ये आपकी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये पिछले साल की बात है जब मैं मॉर्चुरी स्कूल में था। मॉर्चुरी मतलब मुर्दा खाना, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को स्टोर किया जाता है, डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। मुझे ये लगता था कि मैंने सब कुछ देख लिया है कि एक इंसानी जिस्म के साथ क्या कुछ अजीब व गरीब हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक मुर्दा इंसान के जिस्म के साथ, जिंदा इंसान के साथ नहीं। और जिंदा और मुर्दा इंसान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एक मुर्दा इंसान जो पहले ही मर चुका है, उसको आप काटें, चीरें, मारें, टॉर्चर करें, वो उस चीज़ को फील नहीं कर पाता। बट वहीं पे अगर आप यही काम एक जिंदा इंसान के साथ करते हैं, उसको मारते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं या उसको काटने की कोशिश करते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को फील कर पाता है, वो तड़पता है। खैर, मेरे रेड रूम के एक्सपीरियंस से 3 महीने पहले की बात है जब मैंने पहली बार डीप एंड डार्क वेब का नाम सुना था। ये सब कुछ मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि डीप एंड डार्क वेब इंटरनेट का एक बहुत खतरनाक हिस्सा है, एक बहुत गहरा हिस्सा है जो हम सबसे छुपा हुआ है, जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। इसके लिए आपको टोर नेटवर्क का यूज़ करना पड़ता है, फिर ही आप इस इंटरनेट की काली दुनिया में दाखिल हो सकते हैं। मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि वहाँ पे क्या क्या बुरे काम किए जाते हैं, क्या क्या इल्लीगल काम किए जाते हैं। ड्रग्स का काला धंधा, वेपन सेलिंग, पोर्नोग्राफी एंड हैकिंग जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तब मेरे दोस्त ने मुझे कंप्लीट गाइड किया कि इंटरनेट के छुपे हुए हिस्से को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, और मैंने अपने दोस्त से सब कुछ सीखा। एंड फाइनली उसके बाद मैंने इसे एक्सेस कर लिया और मैं रोज़ डार्क वेब को विजिट करना शुरू हो गया, मानो जैसे ये मेरी रूटीन का एक हिस्सा बन गया हो। स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी ब्लैक मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया जहाँ पे वीड, कोक जैसी चीज़ें बिल्कुल आम बेची जा रही थी, और मैं ये चीज़ें देख के थक गया था। मैं मज़ीद डीप जाना चाहता था और देखना चाहता था कि डार्क वेब में इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो मेरे दोस्त ने मेरे साथ कुछ लिंक्स शेयर किए जो डायरेक्टली मुझे वेपन सेलिंग वेबसाइट पे ले गए, एंड कुछ लिंक्स इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थे जहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन सेल किए जाते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को सेल परचेज किया जाता था। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और मैंने डार्क वेब को विज़िट करना छोड़ दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा डार्क वेब जैसी चीज़ को विज़िट ना करूं, लेकिन क्यूरियोसिटी मुझे मजबूर कर रही थी इस चीज़ के लिए कि मैं दोबारा उस जगह पर जाऊं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा डार्क वेब को विज़िट ना करूं, बट दिन ब दिन मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। उसी क्यूरियोसिटी ने मुझे मजबूर कर दिया दोबारा डार्क वेब पर जाने के लिए। इस बार मैंने डार्क वेब को ओपन किया और रैंडमली एक्सप्लोर करना शुरू हो गया। मैं हर लिंक पे क्लिक कर रहा था, हर वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा था, और हर लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ आती थी जो शायद पिछली चीज़ से बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। इसी तरह लिंक्स पे क्लिक करते करते मैं एक वेबसाइट पे पहुंचा जहाँ पे एक रूम बना हुआ था। वो 27 मई की रात थी, रात के 2 बज रहे थे। जिस रूम में मैं पहुंचा था उस रूम का नाम था रूम 67। तभी मुझे अपनी स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे एक नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम यहाँ पे नए हो या पहली बार आए हो? मैं उनको जवाब देता हूँ कि हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल नया हूँ और पहली बार आया हूँ। मुझे अचानक से ख्याल आया कि शायद ये एक रोबोट हो जो मुझसे सवाल पूछ रहा हो। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम एक असली इंसान हो या फिर एक मशीन हो, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स को अक्सर बॉट मैनेज करते हैं, रोबोट मशीन हमसे बात कर रही होती है। तो मुझे आगे से जवाब आता है कि नहीं, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, मैं एक असली इंसान हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें एक सबूत दे सकता हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ बल्कि एक
जिंदा और जागता इंसान हूँ। उस इंसान ने मेरे से पूछा कि क्या तुम सबूत देखना चाहोगे? मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो शायद तुमने आज से पहले नहीं देखा। नाउ एट दिस टाइम आई एम लिटिल फ्रेड, क्योंकि मुझे यही लगता था कि डार्क वेब पर मोस्टली बोट्स होते हैं और कंप्यूटर इंटेलिजेंस होती है जो ऐसी वेबसाइट्स को मैनेज करती है। उस वक्त जो मेरे दिमाग में आ रहा था मैंने वही किया। मैंने उस इंसान को जवाब दिया कि हाँ, मैं सबूत देखना चाहूँगा कि तुम एक जिंदा इंसान हो। और ये मैंने क्यों कहा था आई डोंट नो, शायद मैं थोड़ा डरा हुआ था या मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी वो चीज़ देखने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने आज से पहले नहीं देखी। इसी वजह से मैंने उसे हाँ कह दिया। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई डरावनी चीज़ होगी या मे बी अ पॉर्न शो, बिकॉज मेरे सामने मुझे अपनी स्क्रीन पे एक लड़की नज़र आ रही थी जो कि बिल्कुल यंग थी। मैं अपनी स्क्रीन पे देखता गया और तभी मेरे सामने एक आदमी आता है। ये वही आदमी था जो पिछले 5 मिनट से मेरे से बात कर रहा था और इस आदमी ने एक मास्क पहना हुआ था एंड उसने अपनी प्राइवेसी के लिए एक वॉइस चेंजर लगाया हुआ था जिससे उसकी असली आवाज़ बदल कर आ रही थी। मे बी उसे डर था कि वो पकड़ा ना जाए या कोई और रीज़न हो सकता है, बट उसने चेहरे पर एक मास्क लगाया था और वॉइस चेंजर लगाया हुआ था और मैं भी उस इंसान को सही से नहीं पहचान सका। तभी वो आदमी एक भारी सी आवाज़ में कहता है कि शो शुरू होने वाला है, द शो इज़ गेटिंग रेडी टू बिगिन। उसने जैसे ही ये लाइन कही मैंने अपनी स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे देखा जहाँ पे लोग अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे सेंड करना शुरू हो गए। जिस तरह यूट्यूब पे लोग सुपर चैट्स करते हैं इसी तरह वहाँ पे भी लोग पैसे सेंड कर रहे थे एज अ सुपर चैट। बट यहाँ पे डिफरेंस ये था कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैसे सेंड कर रहे थे, लाइक $1,000-2,000 और वो पैसे बिटकॉइन की सूरत में थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग बोलियां लगा रहे हो, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेंड करके। कुछ देर तक लोग पैसे भेजते रहे और ये टोटल $350 लाख से भी ज़्यादा हो चुके थे। उसके बाद पैसे आना बंद हो गए। चैट्स पर बहुत अजीबोगरीब चीज़ें लिखी थी, जैसे वो अलग अलग टॉर्चर टिप्स दे रहे हो। सबसे ज़्यादा चैट में एक वर्ड नज़र आ रहा था जो कि था फ्लेइंग। तभी वो मास्क वाला आदमी उस कैमरे के पीछे से एक चाकू उठाता है और लोगों को दिखाता है। अब मुझे और डर लगना शुरू हो गया। मैं उस लाइव स्ट्रीम को बंद करना चाहता था लेकिन चाहते हुए भी मेरे हाथ उसको बंद नहीं कर पाए और यहाँ से वो खूनी खेल शुरू होता है। वो आदमी सबसे पहले उस लड़की की उंगलियों को काटना शुरू करता है एंड इट वॉज सो हॉरिफाइंग। मैं आज भी उस लड़की की चीखों की आवाज़ों को महसूस कर सकता हूँ और अक्सर वो चीखों की आवाज़ें मुझे रात को सोने नहीं देती। वो आदमी उसकी उंगलियां काटता गया और उस लड़की की आवाज़ें चीखें बढ़ती गई। वो आदमी उसको काटते काटते उसके बाजू तक पहुंच गया। मुझे लगा कि शायद इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। तभी वो आदमी उस लड़की के छोटे छोटे पीसेस करना शुरू हो जाता है, उसकी उंगलियों के, उसके हाथ के, उसकी जिल्द को उसके जिस्म से अलग करना शुरू हो जाता है। और वो लड़की अभी भी जिंदा थी। कैसे जिंदा थी मैं नहीं जानता और मैं हैरान था उस लड़की की हिम्मत पर कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये किस तरह से जिंदा है। आदमी मुसलसल उसकी बाजू की जिल्द को उतार रहा था और वो लड़की जिंदा रहना चाहती थी। उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी उंगली कट गई या उसका बाजू कट गया। वो सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी और वो रो रही थी, चीखें मार रही थी। खैर आखिर पर उसका सिर्फ चेहरा बच जाता है जो बिल्कुल सही सलामत था। बाकी उसकी पूरी बॉडी पर जख्म थे, कट लगे हुए थे, जिल्द बॉडी से अलहदा थी, लेकिन वो जिंदा थी। उस आदमी ने उस लड़की को इस तरह से टॉर्चर किया था कि वो मरे भी ना और उसको भरपूर टॉर्चर भी किया जा सके। अब वो आदमी उस लड़की के चेहरे को देखना शुरू हो गया। काफी देर तक देखता रहा, बहुत गौर से देख रहा था, जैसे वो सोच रहा हो कि इसके चेहरे के साथ क्या टॉर्चर किया जा सकता है। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि मुझे पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन मुझे मेरी सोच ने ये ना करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ वो भी मुझे इस कत्ल में इन्वॉल्व न कर दे। इसलिए मैं चुप रहा। तभी उस आदमी ने उस लड़की का सर काट दिया और कैमरे के सामने लाकर रख दिया और उसको देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट्स आई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो टाइम मुझे आज तक नहीं भूलता। तभी वो मास्क वाला आदमी अनाउंसमेंट करता है कि द शो इज़ ओवर एंड लोग फ़ौरन से चैट में स्पैम करना शुरू हो जाते हैं कि इसके पीसीस किधर हैं, हमें इसके पीसीस देखने हैं। और वो आदमी उनको एक वेबसाइट बताता है और कहता है कि इस लड़की के तमाम बॉडी पार्ट्स इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं।
जिसको ख़रीदने हुए वो ऑर्डर कर सकता है। और ये सब कुछ रूम 78 शुरू होने से पहले बिक जाना चाहिए। और रूम 78 उसी दिन शुरू होना था, कुछ देर के बाद। जब तक ये बॉडी पार्ट्स नहीं सेल होंगे मैं तब तक रूम 78 शुरू नहीं करूँगा। एंड इट वॉज सो हॉरिफाइंग। तभी मैंने डार्क वेब को परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए बंद करने का सोचा। एट द सेम मोमेंट मुझे एक पॉपअप नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पर नजर आता है, जिसमें वही आदमी मुझे एक मैसेज सेंड करता है और लिखता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम शो के एंड तक यहाँ पे रुके रहे, वरना लोग स्टार्टिंग में ही शो को छोड़कर चले जाते हैं। मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। एंड मैंने उसको रिप्लाई किया कि मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मे बी इसलिए मैं यहाँ पे रुका रहा। मैंने डार्क वेब को कम्प्लीटली बंद कर दिया और बिस्तर पर जाने का सोचा। हालांकि मैं जानता था कि जो अभी अभी मैंने देखा है उसके बाद मुझे कई दिनों तक या शायद कई महीनों तक नींद नहीं आने वाली। मैं बिस्तर पर लेटा उस खौफनाक इंसिडेंट के बारे में सोचता गया। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह से इस चीज़ का ऑब्सेस्ड हो गया, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे मैं इसका एडिक्ट होता चला गया, और इसका एंड कितना ख़तरनाक था। और वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था जब मैंने डार्क वेब को विज़िट किया था। डैट इज़ अ स्टोरी जो मुझे रेडिट में मिली थी एंड इट वॉज सो हॉरिफाइंग। और इसको पढ़ने के बाद मैं खुद बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। एंड आई डोंट नो कि ये वाकई में ऐसा हुआ था, बिकॉज पर्सनली मैंने रेड रूम्स को नहीं देखा और ना ही मैंने डार्क वेब जैसी चीज़ को विजिट किया है, और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी बुरी जगह पर जाएं, क्योंकि डार्क वेब जैसी चीज़ आपके लिए नहीं बनी। सो प्लीज़ डोंट विजिट इट। आप इस चीज़ से जितना हो सके दूर रहें। और अगर आप मेरे साथ ऐसी क्रीपी या हॉरिफाइंग स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड पर जाकर आप शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।